लोकेशन ऑफ एवरेज, तो एवरेज मीन्स मीन, मीडियन, मोड। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हम जो भी डायग्राम्स बनाते हैं उनकी हेल्प से हम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है या ओगिव है, उसकी हेल्प से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा है मोर देन ओगिव और ये हमारा है लेस देन ओगिव। तो जहां ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को हम यहाँ एक्स एक्सिस, क्योंकि आंसर चाहे वो मीन है, मीडियन है, मोड है, आंसर आपका हमेशा एक्स में से आएगा, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे हम शो करते हैं वेरिएबल की जो हमारी वैल्यूज है एक्स, और ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ओगिव का यूज करके हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे वही क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो भी हमारा हाईएस्ट जो रेक्टेंगल होगा, इसमें ये हमारा है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। तो इसमें ये जो कॉर्नर है उसको हम इसके जो नेक्स्ट एडजेसेंट, जो ये नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर से यहां से मिला देंगे, और इस कॉर्नर को हम इस नेक्स्ट वाले इस कॉर्नर से मिला देंगे। अब जहां पे कट करेगा इस पॉइंट को हम वही एक्स एक्सिस से मिला देंगे, और जहां पे ये कट करेगा ये जो पॉइंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड। तो ये है लोकेशन ऑफ एवरेज, कि जो भी डायग्राम्स है उनका यूज करके हम एवरेज को भी लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो नो नीड टू यूज फॉर्मूला। अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो भी हम हिस्टोग्राम का यूज करके मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, नो नीड टू यूज फॉर्मूला। तो इसकी ये मेरिट है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। और इसमें एक आपका जो पॉइंट है कि फाइंड आउट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन है रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि इनकम और सेविंग्स में कैसा रिलेशन है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, कोरिलेशन। कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि जो भी दो वेरिएबल हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वैसे तो हम कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हम फॉर्मूले यूज करते हैं, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, लेकिन हम डायग्राम्स के थ्रू भी कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेरिएबल है y और सेविंग्स। अब जैसे जैसे हमारी इनकम है फॉर एग्जांपल 10 और सेविंग हमारी है 5, इनकम हमारी हो गई 20, सेविंग हो गई 10, इनकम हो गई 30, सेविंग हो गई 15, इनकम हो गई 40, सेविंग हो गई 20। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे हमारी सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमारे जो भी ये पॉइंट्स हैं, ये एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन अगर बन जाए तो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे अगर हम कहें कि प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड, कि जैसे जैसे हमारे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर पहले कोई चीज 10 रुपए की है तो आप खरीदोगे 5,
अगर प्राइस इंक्रीज होके हो जाए 20, तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। मीन्स जैसे जैसे चीजें महंगी होती जाती हैं तो जो हमारी डिमांड है वो हमारी कम होती चली जाती है। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर हम कोई शर्ट परचेज करने जाए, वही शर्ट हमें 2000 की मिल रही है, 3000 की मिल रही है, तो हम एक खरीदेंगे। लेकिन जब सेल लग जाए, वही शर्ट हमें हाफ प्राइस में या 40% प्राइस में मिल जाए तो हम ज्यादा परचेज कर लेते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जब 100 सेब मिल रहे हैं 300 रुपए किलो, तो आपकी मम्मी क्या करेगी? 1 किलो परचेज कर लेगी। लेकिन वही सेब जब मार्केट में 80 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाए, तो पूरी की पूरी हम वो ले आते हैं कार्टन, कि हम इकट्ठा एक बार परचेज कर लेते हैं, पूरा हफ्ता हम उसको खा लेंगे। तो एक्चुअल में जो प्राइस और डिमांड है उसमें नेगेटिव रिलेशन है। तो ऐसे ही अगर ये जो पॉइंट्स है ये ऐसे बनने की बजाय आपके ये ऐसे बन जाए, तो डायग्राम के थ्रू ही हम एक्सप्लेन कर देंगे कि जो प्राइस और डिमांड है इसमें कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें मीडियन मोड कैलकुलेट करना है या कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम डायग्राम्स का यूज भी कर सकते हैं। इनकी हेल्प से भी हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वैसे तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम स्टडी करेंगे मीन, मीडियन, मोड, पार्टिशनल वैल्यूज। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा है अरिथमेटिक मीन। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक मीन की। और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो भी हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें हम स्टडी करेंगे मीडियन एंड मोड की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी हमारी है सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं एवरेज। which represent the whole series. तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इट इज अ सेंट्रल वैल्यू which represent the whole series. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि हमारी इंडिया में 1.35 बिलियन पीपल हैं, 135 करोड़ या 137 करोड़ जो लोग हैं, अगर हम उन सबकी इनकम याद रखना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हमारा जो पार्टिसिपेशन रेट है वो हमारा 39 है, मींस कि 100 में से सिर्फ 39 लोग काम कर रहे हैं। तो क्या उन सभी की इनकम, जो टोटल पॉपुलेशन में से 39% जो लोग अर्न कर रहे हैं, क्या उनकी इनकम से रिलेटेड जो डेटा है क्या हम उसको लर्न कर सकते हैं कि किस पर्सन की कितनी इनकम है? लेकिन अगर हम उस इनकम का एवरेज फाइंड आउट कर ले, मीन वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो उसको याद रख पाना इजी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी मींस अ सेंट्रल वैल्यू, कोई एक सेंट्रल वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं और जिससे पूरी सीरीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो जो भी आपकी सेंट्रल वैल्यूज हैं, ये जिसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, तो जो ये एवरेज है ये आपके हैं, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो हमारा है मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा हमारा है पोजिशनल एवरेज।
मैथमेटिकल एवरेज में हम स्टडी करेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, लेकिन हमारे सिलेबस में है अर्थमेटिक मीन, तो इसमें हम मैथमेटिकल एवरेज में हम स्टडी करेंगे अर्थमेटिक मीन। और जो हमारे पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज में हम इंक्लूड करते हैं मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम स्टडी करेंगे मीन की, अर्थमेटिक मीन की। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं एवरेज, तो वैसे तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा जाए कि फाइंड आउट एवरेज, तो हम कैलकुलेट करते हैं मीन, लेकिन एवरेज मीन्स कि जो भी आपके मीन है, मीडियन है, मोड है, उन सबको हम इंक्लूड करते हैं एवरेज में। तो एवरेज हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेज, यानी कि हम जो मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करते हैं या एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेज, तो सबसे पहला हमारा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मीन्स कि एक तो अगर मैं कहूं कि जो कॉस्टली है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जो इनकम है उसको हम इंडिविजुअली शो करें, तो इनको याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम इनका एवरेज फाइंड आउट करें तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। कि आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट कर ले एवरेज में, हम उसका मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट कर लें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। कि एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उस पूरे डेटा से रिलेटेड। सेकेंड हमारा है कंपैरिजन। अगर हम वैल्यूज का एवरेज फाइंड आउट कर लें तो उस केस में उसका कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपैरिजन करें कि जो कॉस्टली है और रिवाड़ी है, इसमें अगर हम कहें कि कॉस्टली में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कफोर्स है उसकी जो इनकम है, और रिवाड़ी में जितनी वर्कफोर्स है, जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है, तो क्या हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं? या फिर अगर हम ये कहें कि हमें कंपैरिजन करना है इंडिया की पर कैपिटा इनकम और यूएसए की पर कैपिटा इनकम, तो क्या अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन की इनकम को रिप्रेजेंट करें तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उनका कंपैरिजन कर पाए? इट इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर लें, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए भी जो एवरेज है या सेंट्रल टेंडेंसी है वो बेस्ट है। अगर हम पूरी अपनी कंट्री के लिए पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर ले, पर कैपिटा इनकम मींस जो भी टोटल इनकम है कंट्री की, उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, तो वो हमारा क्या आ जाता है? पर कैपिटा इनकम। तो उस केस में हमारे पास इंडिया के लिए भी एक ही वैल्यू होगी, यूएसए के लिए भी एक ही वैल्यू होगी, तो उनका कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा और हम इजीली हम दोनों में कंपेयर या कंपैरिजन कर पाएंगे कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है बजाय के यूएसए की। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज मींस कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम एवरेज फाइंड आउट कर लें इंडिया और यूएसए की पर कैपिटा इनकम का, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनका कंपैरिजन करने से फाइंड आउट कर सकती है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम कर सकती है।
किस पर कैपिटा इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए, हमारी पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश कर सकती है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है, या फिर जीडीपी को इंक्रीज करने की कोशिश कर सकती है, लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम शुरू कर सकती है, एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो उस एवरेज के बेस पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी फ्रेम कर सकती है। या फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप पे अगर हर एक सब्जेक्ट का, ये इंग्लिश है, ये इकोनॉमिक्स है, ये आपकी अकाउंटेंसी है, अगर हम सारे सब्जेक्ट का एवरेज निकालें तो एवरेज के बेस पे ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि किस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट है वो वीक है, और उससे रिलेटेड फिर पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है कि कैसे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जाए ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इस एवरेज के बेस पे पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी यही मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मींस कि जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की कि इंडिया और यूएसए की पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उसकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि उनका कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपैरिजन करने के बाद एनालाइज किया जा सकता है कि किसकी पर कैपिटा इनकम कम है किस कंट्री की और किस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। या अगर जो 11th क्लास है इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के जो एवरेज मार्क्स हैं या मीन वैल्यू जो है वो कम है और किस सब्जेक्ट की मीन वैल्यू ज्यादा है। तो जिस सब्जेक्ट की एवरेज कम है उसमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज फ्रेम की जा सकती है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मींस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा जा सकता है ताकि उससे को दूर करने के लिए पॉलिसीज फ्रेम की जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वन वैल्यू फॉर ऑल, मतलब जो भी हमारी सीरीज है या जो डेटा हमारे पास है उसमें पूरी सीरीज से रिलेटेड कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट की जा सके, उसको समझना भी आसान होगा, उससे कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। कंपैरिजन करने के बाद जो भी उनका स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है वो पॉसिबल है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस एरिया में गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है। Essentials of a good average, यानी कि जो एक एवरेज है वो कैसा होना चाहिए। तो essentials of a good average में फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन। कि जो एवरेज है वो क्लियर और स्टेबल होना चाहिए डेफिनेशन में। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कुछ डिफाइन कर दिया उसके बारे में और सेकंड टाइम कुछ और डिफाइन कर दिया। तो जो भी एवरेज है वो क्लियर भी होना चाहिए, मीन समझ में आना चाहिए सबको कि हाँ इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, हाँ कोई भी यूज करे तो सेम ही उसका फॉर्मूला है। और एक स्टेबल डेफिनेशन होनी चाहिए, मीन्स उसमें बार बार चेंज ना हो। कि अगर हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ मीन हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मीन का फॉर्मूला है। या अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन का ये फॉर्मूला है। तो जो एवरेज है वो क्लियर और उसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। सेकंड जो एसेंशियल उसकी फीचर है ऑफ अ गुड एवरेज वो है रिप्रेजेंटेटिव,
रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्योंकि जो एवरेज हम फाइंड आउट करेंगे या जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें फाइंड आउट करेंगे, उसमें वन वैल्यू होती है फॉर ऑल। आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो भी एक वैल्यू आएगी, मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो भी एक ही वैल्यू आपके पास आएगी, मोड कैलकुलेट करेंगे तो भी एक ही वैल्यू आपके पास आएगी। तो जो भी एवरेज आप फाइंड आउट करते हैं वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। तो अगर हम मीन, मीडियन, मोड तीनों की बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मीन है, अब मीन में हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज का एडिशन करते हैं और जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सभी वैल्यूज को हम इंक्लूड करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अच्छे से सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मीन। तो जो भी एवरेज हम यूज करें उसमें क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वैल्यू, मीन्स कि जो सारी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। ऐसा ना हो कि उसमें कोई वैल्यू हम छोड़ दें। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी, कि जो भी एवरेज है वो एक सिंपल मेथड होना चाहिए ताकि इजीली हम सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज को कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट, इसकी जो एसेंशियल है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स कि ऐसा ना हो कि मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मीन को कैलकुलेट करने के, मीन को जब हम कैलकुलेट करें तो हमारे मेथड है कि डायरेक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं या फिर जो शॉर्टकट मेथड है या स्टेप डेविएशन मेथड है। तो हम किसी भी मेथड का यूज करें, हमारी जो मीन की वैल्यू है वो हमारी वही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड यूज करें तो कुछ और आंसर आ जाए, शॉर्टकट यूज करें तो कोई और आंसर आ जाए। तो एवरेज ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसको कैलकुलेट करें तो जो उसकी वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए। एब्सोल्यूट नंबर, यानी कि जब भी हम एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करें तो एब्सोल्यूट नंबर में आंसर आना चाहिए। जो आंसर है वो परसेंटेज में नहीं आना चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर में होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एवरेज है इनकम का, तो इंडिया की इनकम का, तो वो है $15,000 $, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट नंबर। इट शुड नॉट बी इन परसेंटेज। तो जब भी हम एवरेज फाइंड आउट करें तो वैल्यू किसमें होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर में। लिस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन डेटा, कि फॉर एग्जांपल हमारी जो सीरीज है, अगर मैं कहूँ कि वेजेस हमें गिवन है, तो वेजेस जो भी हमें गिवन है उसमें अगर मान लो कोई भी एक वैल्यू या एक दो वैल्यू अगर वो चेंज हो जाए तो हमारी मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू भी में भी डिफरेंस हो सकता है। एवरेज जो हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू में भी चेंज होगा। तो बेस्ट जो एवरेज है वो वही एवरेज है जिसमें अगर कोई एक आध वैल्यू चेंज हो जाए तो उस वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो लिस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन डेटा, कि अगर हमारी सीरीज में कुछ वैल्यूज में चेंज हो जाए तो जो भी हमने मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, उनका कम इफेक्ट होना चाहिए। जो बेस्ट एवरेज है उसके नेक्स्ट जो एसेंशियल है कि उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल होना चाहिए। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मींस कि अगर हमने मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो उसको हम फर्दर हम उसको यूज कर पाए। जैसे मीन के केस में हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं या हम जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम मीन का यूज करते हैं। तो मीन को फर्दर भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो एक अच्छी एवरेज के लिए जरूरी है कि उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो, उसको फर्दर भी यूज किया जा सके।